कांग्रेस कर्नाटक की जीत से गदगद है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जीत बता रहे हैं। जीत का कारण क्या रहा वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि कांग्रेस जीती नहीं बल्कि बीजेपी हारी है। साथ ही आज आपको बताऊंगा पहले हिमाचल और अब कर्नाटक की हार में क्या संदेश छिपा है, वो बीजेपी को 2024 से पहले समझना होगा, नहीं तो जो सपने संजोए हैं वो कर्नाटक के किले की तरह ध्वस्त हो सकते हैं। और आज बात करेंगे कर्नाटक की हार से 24 के चुनावों पर, 24 के आने वाले नतीजों पर कितना फर्क पड़ने वाला है। तो आज बात इन्हीं 4 मुद्दों के इर्द गिर्द रहने वाली है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक तरफ जहां कर्नाटक में बीजेपी का किला ध्वस्त हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी के तूफान से विपक्ष उड़ चुका है। कर्नाटक की हार से और यूपी की जीत से बीजेपी एक बात तो जरूर समझ गई होगी कि हर चुनाव मोदी जी के चेहरे पर नहीं लड़ा जा सकता। लोकल लीडरशिप भी कोई चीज होती है। जनता को जिस स्थानीय नेता के साथ रहना है उन्हें उस पर भी यकीन होना जरूरी है। भला हो बजरंग बली का जो 65 सीटों तक पहुंच गए, नहीं तो यही हाल और भी बुरा हो सकता था। यूपी में प्रचार करने ना मोदी आए ना अमित शाह आए, योगी ने अपने दम पर चुनाव जीत लिया, क्योंकि योगी अपने नेताओं के काम का रिव्यू करते हैं और जहां कमी दिखती है उसे दूर भी करने काम करते हैं। यह बात समझनी होगी कि कमजोर छवि के साथ आप जीत दर्ज नहीं कर सकते। कर्नाटक के जख्म पर यूपी चुनाव ने कुछ मरहम जरूर लगाया, लेकिन यह भरपाई नहीं है। पहले आपको उन 5 संदेशों से रूबरू कराता हूं जो इन दोनों राज्यों से सामने आए हैं। नेता में दम होना जरूरी है। भ्रष्टाचार, ये शब्द आजकल आप काफी सुन रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आता रहता है। हालांकि भ्रष्टाचार बहुत कम बार चुनावों को प्रभावित करता है, लेकिन कर्नाटक की हार का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार रहा और ये एकदम से नहीं हुआ। बीजेपी ने लोगों की मदद की कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को अपने दिमाग में बिठा लें, और जब जनता ने दिमाग में कोई बात बैठ जाए कि सरकार में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर ऐसे में नतीजे देखने को जो मिले हैं ऐसे ही मिलते हैं। 2014 में केंद्र की यूपीए 2 सरकार की हार की वजह भी करप्शन को लेकर बनी जनधारणा ही थी। बोम्मई सरकार को 40% कमीशन वाला बताने के अभियान में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई और उसे कामयाबी भी मिली। जब ये बात सामने आई, भ्रष्टाचार सामने आया, तो बोम्मई साहब से इस बारे में बातचीत की गई, तो बोम्मई साहब का कहना था कि जांच चल रही है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी तक बाकायदा लिखित में चिट्ठी भी दी गई, लेकिन उस पर कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई बीजेपी करने में नाकाम रही। यही वजह रही कि भ्रष्टाचार के शब्द ने लोगों के दिमाग में घर कर लिया। उसके लोक लुभावन वादे भी बीजेपी के कर्नाटक में कोई खास काम नहीं आए। बीजेपी को दक्षिण भारत के अपने इकलौते किले के दरकने का अंदाजा शायद पहले ही हो चुका था, इसलिए उसे बचाने के लिए पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक डाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आक्रामक चुनाव प्रचार किया। पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो, बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादों के बहाने चुनाव में बजरंग बली का आह्वान कर ध्रुवीकरण की कोशिश भी हुई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। दूसरी तरफ यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा। 17 की 17 नगर निगमों पर कमल खिला। सपा बसपा कांग्रेस सभी विपक्षी दल हवा हो गए। नगर पालिकाओं और नगर पंचायत अध्यक्षों के मामले में भी बीजेपी बाकी दलों से काफी आगे रही। कर्नाटक और यूपी के चुनाव नतीजों में यह बड़ा संदेश छिपा है कि राज्य में बीजेपी सिर्फ भरोसे मोदी साहब के भरोसे नहीं जीत सकती, उसके लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रभावशाली नेतृत्व बहुत जरूरी है। योगी के सख्त प्रशासक की छवि निकाय चुनाव के नतीजों से और मजबूत हुई है। साल भर पहले यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत के पीछे यह फैक्टर रहा था, लेकिन कर्नाटक में स्थानीय नेतृत्व की कमजोरी बीजेपी को बहुत महंगी पड़ी। राज्य में बीजेपी के बीच में ही मुख्यमंत्री से बदलना पड़ा। बोम्मई सरकार कोई खास छाप छोड़ने में राज्य में नाकाम रही और भ्रष्टाचार के आरोपों में चुनाव में पार्टी का बंटाधार हो गया। एक थी कांग्रेस से कांग्रेस अभी जिंदा है।
पिछले दिनों बीजेपी ने जब यूपी में कांग्रेस का सफाया कर दिया था तो ये नारा चलने लगा था कि एक थी कांग्रेस, लेकिन कर्नाटक के किले पर विजय पताका लहराकर कांग्रेस ने दिखा दिया कि अभी कांग्रेस लड़ने की हालत में है। कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये मानने में कोई बीजेपी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस की आंधी में उसके परखच्चे उड़ गए। जेडीएस ने भी अपने हाव भाव बदल लिए थे, वो भी मूंछों पर ताव देने लगी थी कि किंग मेकर तो वही बनेगी, लेकिन सपना रात में ही टूट गया, सपने को पूरा बुन भी नहीं पाए थे। खैर ये तो एक अलग ट्रैक की बात थी, लेकिन हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस की झोली में ये दूसरा राज्य आया है। देश के नक्शे पर लगातार सिकुड़ती जा रही कांग्रेस ने इन नतीजों से बाउंस बैक जरूर किया है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी, यानी 4 राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। गुजरात चुनाव में जिस तरह कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था और आम आदमी पार्टी ने वहां दस्तक दी थी, उससे ग्रैंड ओल्ड पार्टी के बारे में यह धारणा बन रही थी कि वो सियासी परिदृश्य से धीरे धीरे बाहर होती जा रही है और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उसकी जगह ले सकती है। लेकिन कर्नाटक चुनाव ने बता दिया कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी अब जिंदा है। अगर मतभेद भुलाकर नेता चुनाव में साथ लड़ें तो खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल काम शायद नहीं होगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ढलान को अपने लिए मौका समझ रही थी, लेकिन क्या बताएं, दिल के अरमा दिल में ही रह गए। राहुल ने वसूल की 5 महीनों की मेहनत, ये बात तो माननी पड़ेगी और लोगों को सोचनी पड़ेगी कि अब राहुल गांधी को पप्पू ना कहें, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के जिन राज्यों से होकर गुजरी वहां कांग्रेस को 72% सीटें आई हैं और ये नुकसान बीजेपी और जेडीएस दोनों का हुआ है। कांग्रेस ने दोनों की सीटों में सेंधमारी की है। भारत जोड़ने वाली यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को बदला है। उनकी जो रिलेक्टेंट नेता की छवि उभरने लगी थी उस पर भी इस यात्रा ने विराम लगाने का काम किया है। राहुल खुद को साबित करने में कामयाब तो जरूर हुए हैं और वो खुशी राहुल के चेहरे पर दिख भी रही है। उन्होंने इसे नफरत पर प्यार की जीत बताया। लोकसभा चुनाव में बमुश्किल साल भर पहले एक बड़े राज्य में इस तरह की बड़ी जीत राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनाती है। 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कवायद में अब विपक्ष के बाकी दलों और नेताओं को राहुल गांधी को नजरअंदाज कर पाना मुश्किल होगा। जो नेता राहुल की यात्रा में जाने से कन्नी काट रहे थे वो अब राहुल के पीछे जरूर जाएंगे। कर्नाटक की जीत से राहुल गांधी की विपक्ष की तरफ से पीएम पद की दावेदार अब ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर जैसे नेताओं के मुकाबले मजबूत हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी साल भर का वक्त बाकी है। विपक्षी एकजुटता और मोदी के मुकाबले विपक्ष के सर्वमान्य चेहरे के लिए काफी दांव पेच चलेंगे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की दावेदारी मजबूत हुई। हालांकि राहुल गांधी के मामले में एक बड़ा पेच अभी फंसा है। मानहानि केस में उन्हें 2 साल की सजा हुई है। इस वजह से न सिर्फ उनकी लोकसभा सदस्य भी जा सकती है बल्कि जा चुकी है, बल्कि वो अगला लोकसभा चुनाव भी इस हालात में नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, अगर 2024 के चुनाव से पहले अगर ऊपरी अदालत से वो बरी हो जाते हैं तो फिर राहुल के लिए कुछ हो सकता है, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। प्रियंका का भी दिख रहा दम। यूपी में कोई खास कमाल प्रियंका गांधी भले ही नहीं दिखा पाई, लेकिन पहले हिमाचल और अब कर्नाटक की जीत ने राहुल के कद के साथ साथ प्रियंका के कद को भी बढ़ाने का काम किया है। प्रियंका खुद को यूपी की राजनीति तक सीमित कर रखी थी, लेकिन हिमाचल चुनाव में उन्होंने जमकर प्रचार किया। कर्नाटक में भी वो रैलियों और रोड शो में छाप छोड़ने में कामयाब रही। प्रियंका की रैलियों और रोड शो में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी और कर्नाटक से उनके रिश्ते की याद दिलाते हुए जनता से दिल का रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। नतीजे बताते हैं कि वो इस कोशिश में काफी हद तक नहीं, पूरी तरह से कामयाब साबित हुई। इस बढ़ते कद के साथ अब कांग्रेस के पास राहुल का एक विकल्प मौजूद है। अब इस बात को कहा जा सकता है, अगर राहुल अयोग्य ही रहते हैं तो फिर कांग्रेस प्रियंका गांधी पर दांव चल सकती है। तो बीजेपी को प्रियंका को भी हल्के में अब नहीं लेना चाहिए। 2024 पर
कितना पड़ेगा असर? ये सवाल सबसे बड़ा है क्योंकि बीजेपी 2 राज्य गंवा चुकी है हाल फिलहाल में। अब लोगों के मन में यह सवाल कौंध रहा है कि 2024 पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो वो भी आपको बता दूं कि जो आंकड़े बताते हैं और जो पिछला ही लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं वो कहते हैं कि 2024 बेअसर रहने वाला है और ये नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस जीत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस हार से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही यूपी में मिली बम्पर जीत का भी आप आम चुनाव पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चुनाव कौन सा है उसके हिसाब से मुद्दे तय होते हैं और उसके हिसाब से तय होते हैं नाम। स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं और वही राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर हावी रहते हैं। बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की जाए तो 6-7 महीने पहले ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसे बड़ा झटका लगा था। तीनों ही जगह कांग्रेस ने बीजेपी को उखाड़ फेंका था, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए तो फिर से वहां देखने को मिला कि तीनों ही राज्यों में कमल खिला और कमल की प्रचंड जीत हुई। इसलिए विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर लोकसभा चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यहां तक कि किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों तो भी पार्टियों का प्रदर्शन अलग अलग हो सकता है। ओडिशा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ ही ओडिशा में विधानसभा के चुनाव भी हुए। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 6% वोट कम मिले। इसलिए कर्नाटक के नतीजे कांग्रेस और विपक्ष के मनोबल को बढ़ाने वाले तो जरूर हैं, लेकिन 2024 में भी वो असर डालेंगे ये पक्के तौर पर कहना अभी मुश्किल है। तो कांग्रेस खुशी मनाने की हकदार जरूर है, लेकिन अगर वो सोचती है कि उसकी इस जीत से उसने 2024 के आंकड़ों में बदलाव कर दिया है तो वैसा होता हुआ अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।